हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस, और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कोल एंड पेट्रोलियम। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। एक बार रिवाइज कर लेंगे लास्ट लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा था कोल और पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है, तो बच्चों देखो, लास्ट लेक्चर में सबसे पहले हमने पढ़ा कि कोल और पेट्रोलियम क्या है, एक प्रकार के संसाधन है। ठीक है, कैसे संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है, और प्राकृतिक संसाधन में समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। यानी कि ये ऐसे संसाधन हैं कि जिनका यदि हम ज्यादा उपयोग करते हैं तो एक समय के बाद ये समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, यानी कि सीमित मात्रा में हमें मिलते हैं। ठीक है, जब मिलते हैं यानी कि ऐसे नहीं मिलते। ये क्या होते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन जब होता है तो इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे कोल बनने में, है ना। यूज तो हम उसको एक दिन में भी कर लेंगे सारा। ठीक है, तो दोबारा बनने में बहुत समय लगेगा, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सीमित मात्रा में होते हैं। अगर ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हम बात कर रहे थे आगे। हमने देख लिया था बच्चों, कोल और पेट्रोलियम क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं। इसके बाद हमने बात की थी, कोल के बारे में पढ़ना शुरू किया था। कोल के बारे में हमने क्या देखा कि ये क्या है, ईंधन है। इसको ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है थर्मल पावर प्लांट्स में बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, घरों में ईंधन के रूप में खाना पकाने के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रीज में भी एज अ फ्यूल इसका यूज किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट में बिजली पैदा करने के लिए। और इसके अलावा रेलवे इंजन में भाप बना करके इंजन को चलाने के लिए पहले इसका उपयोग किया जाता था। तो एज अ फ्यूल बेस के बहुत सारे यूजेस हैं। फिर ये ब्लैक कलर का है, हार्ड होता है पत्थर की तरह। जैसे पत्थर होता है ना हार्ड, कठोर, वैसे ये भी क्या होता है, हार्ड होता है। फिर हमने बात की इसके तीन मेन प्रोडक्ट है, कोक, कोलतार और कोल गैस। ठीक है, तो एक एक करके हम कोक, कोलतार और कोल गैस को पढ़ेंगे। तो जहां पर कोक हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था कि कोक क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया था अभी तक। अच्छा, कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हमने देख लिया था, ये एक स्लो स्लो प्रोसेस है। कार्बनाइजेशन प्रक्रिया क्या होती है, इसे फॉसिल फ्यूल क्यों कहा जाता है कोल को, वो भी डिस्कस हमने कर लिया था। कोल माइन देख ली थी। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे थे हम कोक के बारे में। तो चलो कोक को समझते हैं। अब कोक क्या है, कोल का ही एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कोल इज प्रोसेस, तो कोल को जब प्रोसेस किया जाता है इंडस्ट्री में, टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट, ताकि उससे हमें कुछ उपयोगी उत्पाद मिल सके। और वो उपयोगी उत्पाद यानी कि यूजफुल प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, कोक, कोलतार और कोल गैस। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर ये फ्लो चार्ट भी देखा था। कोलतार और कोल गैस। ठीक है, तो ये इसके उपयोगी उत्पाद हैं जो हमें कोल की प्रोसेसिंग से मिलते हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे इन्हें। अब सबसे पहले हमारे पास है कोक। कोक को पढ़ते हैं। अच्छा, ये कोक कुछ इस तरीके से दिखता है जैसे आपको यहाँ पर इमेज में दिखाई दे रहा है। अब इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो आप देख करके पहचान सकते हो, है ना। आपने इसको देखना है, देख करके पता चल जाएगा। क्या लग रहा है इसे देख करके, लग रहा है कि ये क्या है, काले रंग का पदार्थ है। ठीक है, पोरस है, यानी कि इसमें क्या है, छेद है, सारंध्र जिसे हम कहते हैं। तो क्या है, इसमें छेद है, तो क्या है, ये पोरस है। छेद है मतलब ऐसे दिख रहा है, ऐसे पोरस। ठीक है, और कैसा है ये, टफ है, कठोर भी दिख रहा है। ठीक है, तो इट इज टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। कैसा है, टफ है, पोरस है और काले रंग का पदार्थ है। अगर हम बात करें तो ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। ठीक है, चलिए, इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है कोक। अगला, कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, तो कोक का उपयोग स्टील यानी कि इस्पात, स्टील किसे कहा जाता है, तो इसका उपयोग जो है
इस्पात के निर्माण में किया जाता है। तो स्टील के हम कई सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, है ना, कई सारे ऑब्जेक्ट्स स्टील के यूज करते हैं। वो स्टील क्या है, स्टील के मैन्युफैक्चर में कोक का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी कि धातुओं के, अनेक धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी कोक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये है कोक के बारे में। कोक एक काले रंग का पदार्थ है, कार्बन का शुद्ध रूप है, जिसका उपयोग इस्पात निर्माण और धातुओं के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये हो गया कोक के बारे में, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं कोल तार और कोल गैस को। चलिए, तो ये बात हो गई कोक के बारे में, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कोक कोल्ड ड्रिंक वाला कोक नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये कार्बन का प्रोडक्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोलतार के बारे में। अब कोलतार आपने अक्सर देखा होगा, जैसे कहीं पर अगर सड़क बन रही है तो वहां पर जो है आपने कोलतार को देखा होगा। ठीक है, जिसने देखा है ठीक है, जिसने नहीं देखा है कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इसको देख लेंगे। तो ये जो आपको इमेज दिख रही है, कोलतार कुछ कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर इसके फिजिकल अपीयरेंस या प्रॉपर्टी के बारे में, तो कैसा दिख रहा है, काले रंग का दिख रहा है। दूसरा कैसा दिख रहा है, तरल दिख रहा है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में लग रहा है। क्या है, लिक्विड फॉर्म में, लेकिन कैसा है, काफी थिक है, गाढ़ा है। ठीक है, और इसकी जो स्मेल है, जैसे आपने कभी देखा होगा जहाँ पर रोड बन रही है या उसके आसपास अगर आप देखते हो तो कोल तार से क्या आती है, एक बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट सी स्मेल आती है। ठीक है, एक अप्रिय गंध आती है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है कि यह क्या है, काला गाढ़ा तरल पदार्थ है। काला है और गाढ़ा तरल पदार्थ है जिसमें अप्रिय गंध होती है, यानी कि इसमें क्या आती है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है। क्या आती है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है। ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। ये क्या है, लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ठीक है, 200 पदार्थों का मिश्रण ये है। और कोल tar से उपयोगी उत्पाद, और इससे जो हमें उत्पाद मिलते हैं यानी कि प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनका उपयोग रंगों में, यानी कि पेंट, दवाओं, हमारे ड्रग्स होते हैं, पेंट, इत्र यानी कि जो परफ्यूम्स होती हैं, ठीक है, आदि के लिए शुरुआती सामग्री के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग रंगों में, दवाओं में, पेंट में, ठीक है, और इत्र में शुरुआती सामग्री के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है, चलो, तो इतना समझ में आ गया कि कोल तार क्या है और इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी भी हमने देख ली है। तो साथ साथ आपने नोट भी कर लिया होगा इसके बारे में थोड़ा, और जो हमने अभी हिंदी में पढ़ा है उसको इंग्लिश में पढ़ना है। ठीक, समझना है। तो जैसे इमेज हमें दिख रही है, तो क्या पढ़ा हमने कि कैसा है, ब्लैक है, इसके अलावा क्या है, थिक लिक्विड है, इसके अलावा अनप्लीजेंट इसकी स्मेल है। कैसी स्मेल है, अनप्लीजेंट स्मेल है, यानी कि अप्रिय गंध है। फिर उसके अलावा ये क्या है, लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है जो ध्यान रखना है। और इसका उपयोग कहाँ पर शुरुआती सामग्री के रूप में किया जाता है, ड्रग्स में, इसके अलावा परफ्यूम्स में, ठीक है, पेंट में, इन सभी में शुरुआती सामग्री के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करते हैं। ब्लैक, थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल, यानी कि अप्रिय गंध है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, यानी कि लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर सिंथेटिक डाइज, तो सिंथेटिक डाई, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव जो विस्फोट होते हैं, परफ्यूम, रूफिंग मटेरियल्स यानी कि छत निर्माण की सामग्री, पेंट, ये सभी क्या कहाँ से मिलते हैं हमें, कोल तार से मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नैप्थलीन बॉल्स। नैप्थलीन बॉल यानी कि कपूर, आपने देखे होंगे, कुछ इस तरीके के होते हैं, ऐसे व्हाइट कलर के बॉल्स। अब ये जो कपूर है, एक तो जलाने वाला कपूर होता है कैम्फर,
ठीक है, जिसे हम जलाते हैं, तो वहां पर भी सब्लिमेशन प्रोसेस ही होता है। ठीक है, हीट दे करके डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस फॉर्म में वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर भी सेम होता है। ये क्या होती है, नैप्थलीन बॉल्स, कपूर की गोलियां, इस तरीके से राउंड शेप की ये होती हैं, व्हाइट कलर की। अब अलग अलग कलर में भी आती हैं, कलरफुल भी आती हैं। ठीक है, तो अक्सर आपने अपने घरों में देखा होगा कि जब आप सर्दियों के कपड़े संभालते हैं, ठीक है, या कोई भी कपड़े आप अपनी अलमीरा में जब रखते हैं, कबर्ड में रखते हैं, तो आप उनके साथ साथ क्या डाल देते हो, कपूर की गोलियां। आपके जो मदर्स हैं, ठीक है, या घर में जो भी है, तो वो क्या करते हैं, कपूर की गोलियों को उसके साथ डाल देते हैं, कपड़ों के साथ डाल देते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ये कपूर की गोलियां क्यों डाली जाती हैं? या आप कहीं रेस्टोरेंट में गए हो, किसी होटल में गए हो, या घरों में भी आपने देखा होगा कि जो वॉश बेसिन होता है, सिंक होता है, उसमें भी कपूर की गोली डाल दी जाती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि बच्चों ये क्या करता है, मॉथ को, यानी कि जो भी इंसेक्ट्स हैं, कीट पतंग है, उन सभी को क्या करता है, रिपेल करता है, भगाता है। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें कपड़ों के साथ रखा जाता है, ताकि कपड़ों में किसी प्रकार का कोई इंसेक्ट ना आ जाए, है ना। जैसे हो सकता है कुछ कपड़े ऐसे हों जिनका हम बहुत कम उपयोग करते हैं, ठीक है, तो उन्हें काफी समय तक एक जगह में रखे रखते हैं। अगर हम काफी समय तक रखेंगे एक जगह में, तो हो सकता है कि वहां पर कोई इंसेक्ट आ जाए। ठीक है, इंसेक्ट जो है, और इंसेक्ट्स भी आ जाए उन इंसेक्ट के साथ साथ, ऐसा हो सकता है। इसीलिए उन कपड़ों में ये जो कपूर की गोलियां हैं उन्हें डाल दिया जाता है, ताकि कोई भी इंसेक्ट, मॉथ वहां पर ना आ सके। क्योंकि ये क्या होता है, एक मॉथ रिपेलेंट की तरह भी काम करते हैं, यानी कि उनको रिपेल करता है, भगाता है। ठीक है, तो ये भी हमें कहाँ से मिलता है, ये भी हमें कहाँ से मिलता है, ये भी कोल तार से हमें मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है बच्चों कि ये क्या होता है, ऐसा नहीं है, ये जो सॉलिड फॉर्म में है, पहले इस तरीके से गोला है, ठीक है, यानी कि इस तरीके से इसका शेप है, फिर ऐसा होता है, कुछ समय के बाद और छोटा हो जाएगा, फिर बहुत छोटा हो जाएगा, धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। यानी कि ये क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पर इसकी स्टेट के बारे में बात करें, इसकी अवस्था के बारे में बात करें, तो ये सॉलिड अवस्था से सीधा डायरेक्टली गैसियस स्टेट में, यानी कि सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम सब्लिमेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सब्लिमेशन भी बोलते हैं। अब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये अलग अलग जो प्रोसेसेस हैं, मैटर की जो स्टेट है, इनके बारे में आप वहां पर पढ़ेंगे। फिलहाल हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में तो पता है ना। जैसे अगर हम कहें कि आइस क्यूब है, ठीक है, ये हमारे पास कोई आइस क्यूब है, तो ये कैसी स्टेट में है, ये है सॉलिड स्टेट में। इसी आइस क्यूब को हम पिघला दें, इसको पिघला करके पानी बना दें, तो ये हो जाएगी लिक्विड स्टेट। और इसी लिक्विड स्टेट को हम हीट कर लें, और हीट करके क्या होगा, इसके जो पार्टिकल है वो क्या होने लगेंगे, इवेपोरेट होने लगेंगे, यानी कि ये भाप बनना शुरू हो जाएगा। तो ये जो भाप है, ये कौन सी स्टेट है, ये है गैसियस स्टेट। सॉलिड, लिक्विड और गैस बोल सकते हैं, या गैसियस स्टेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो हायर क्लासेस में इसे हम पढ़ेंगे, काफी सारे टर्म्स हमें वहां पर पढ़ने हैं, जैसे फ्यूजन क्या है, इवेपोरेशन क्या है, वेपराइजेशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, खैर ये हम हायर क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल हमें इतना ही जानना था कि जो नैप्थलीन बॉल है, इनको रिपेल मॉथ एंड अदर इंसेक्ट आर ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम कोल तार। तो ये कोल तार से मिलता है, क्योंकि ये जो नैप्थलीन बॉल है, इनका उपयोग हम क्या करते हैं, जो मॉथ हैं या जो अदर इंसेक्ट है, कीट पतंगे हैं, उनको भगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट था ये वाला पॉइंट कि नैप्थलीन बॉल्स कहाँ से हमें मिलते हैं या इनका उपयोग क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोक कोल कार के बारे में बात कर ली, अब बात करते हैं कोल गैस, जिसको हम कोयला गैस भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलो कोल गैस के बारे में बात करते हैं। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। यानी कि कोल की प्रोसेसिंग करके, जैसे हमने बात की थी ना कि कोल के 3 प्रोडक्ट हैं, पढ़ा था यहाँ पर, ये फ्लो चार्ट देखा था, ये वाला।
कि कोल के तीन प्रोडक्ट हैं। तो कोल से जब हम कोक बना रहे होते हैं या कोल से जब हमें कोक मिल रहा होता है, उसी दौरान कोल गैस भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसी दौरान क्या होती है, कोल गैस प्रोड्यूस होती है। चलो यहाँ पर देखते हैं, कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, यानी कि कोल से जब कोक बन रहा होता है उसी दौरान हमें कोल गैस यानी कि कोयला गैस मिलती है। इट इज यूज एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में इसका उपयोग जो है एज अ फ्यूल यानी कि ईंधन के रूप में किया जाता है। सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। अच्छा, कौन सी इंडस्ट्रीज, जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट है उसके पास में जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर। ठीक है, तो देखो कोल प्रोसेसिंग प्लांट है, कोल प्रोसेसिंग प्लांट में क्या किया जाएगा, कोल प्रोसेसिंग प्लांट में कोल की प्रोसेसिंग की जाएगी और हमें कोक मिलेगा। कोल की प्रोसेसिंग करके जब कोक मिल रहा होता है तो वही उसी दौरान क्या होता है, कोल गैस भी हमें मिल जाती है। उसी कोल गैस का उपयोग ये जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट है उसके आसपास की जो इंडस्ट्रीज है वहां पर एज अ फ्यूल किया जाता है। इतना क्लियर है? चलो, तो ये आप एक बार इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जो हमने अभी पढ़ा उसको एक बार फिर इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि यह कोक प्राप्त करने के लिए कोयले के प्रसंस्करण के दौरान प्राप्त होता है, यानी कि कोयले की जब प्रोसेसिंग होती है और कोयले की प्रोसेसिंग से हमें क्या मिल रहा होता है, कोक मिल रहा होता है। देखो इसको ऐसा समझ सकते हैं, देखो कैसे समझ सकते हैं कि कोल की प्रोसेसिंग से हमें क्या मिल रहा है, कोक मिल रहा है। ठीक है, और इसी दौरान और क्या मिल रहा है, इसी दौरान कोल गैस भी हमें मिल रही है। लेकिन इस कोल गैस का उपयोग किया कहाँ पर जाता है, इस कोल गैस का उपयोग किया जाता है, देखो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये प्रोसेस कहाँ पर हो रही है। जब हमें कोल से कोक मिल रहा है तो ये कहाँ पर हो रही है, कोल प्रोसेसिंग प्लांट में ये प्रोसेस हो रही है। ठीक है, अब कोल प्रोसेसिंग प्लांट में ये प्रोसेस हो रही है जहां पर हमें कोल से कोक मिल रहा है, तो वहीं पर उसी दौरान हमें क्या मिल रहा है, कोल गैस भी मिल रही है। और इस कोल गैस का उपयोग कहां पर किया जाता है, कोल प्रोसेसिंग प्लांट के यानी कि कोयला प्रसंस्करण संयंत्रों के पास जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर किसके रूप में, एज अ फ्यूल के रूप में, यानी कि एक ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो तो काफी डिटेल में हमने इसे देख लिया है। अब यहाँ पर समझते हैं, इसका उपयोग कोयला प्रसंस्करण संयंत्रों के पास स्थित उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक, क्लियर है? चलो, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने पढ़ लिया कोल के जो तीनों प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से, कोक, कोलतार और कोल गैस। तीनों के बारे में क्या पढ़ ली, तीनों की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, यूजेस पढ़ लिए कि कहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है, कैसे कैसे ये हमें मिलते हैं, ये भी देख लिए। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या करना है, साथ साथ इसको देखते भी रहना है, नोट्स भी बनाते रहना है। तो चलिए कोल गैस के बारे में नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो देखो कोल को लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। कोल के बारे में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने कोल के यूजेस के बारे में बात की, कोल क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में बात की। ठीक है, फिर हमने बात की कि कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, उसकी प्रोसेस क्या है, कैसे कोयला बनता है। ठीक है, कोयले को फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं इसके बारे में बात की हमने उसके बाद। ठीक है, कि कैसे कोल जो है उसे फॉसिल फ्यूल क्यों कहा जाता है, कोल में होता क्या है, मुख्य रूप से कार्बन होता है, इसके बारे में हमने बात की। फिर कोल के जो प्रोडक्ट होते हैं, कोक, कोलतार और कोल गैस, तीनों को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं पेट्रोलियम की कि पेट्रोलियम क्या होता है। चलिए, तो पेट्रोलियम से हमें कई सारे
उत्पाद देखने को मिलते हैं। जैसे कोल में तो हमने मेनली 3 ही पढ़े, लेकिन अगर हम पेट्रोलियम की बात करते हैं तो इससे बहुत सारे प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ हैं, जैसे कि पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल। अच्छा, पेट्रोलियम के 2 मेन उत्पाद ये भी हैं, क्या है? एक है पेट्रोल और एक है डीजल। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, पेट्रोलियम भी किसकी तरह, कोयले की तरह एक जीवाश्म ईंधन है, यानी कि फॉसिल फ्यूल है। अब ऐसा क्यों है? तो ऐसा हम पेट्रोलियम की जो फॉर्मेशन की स्टोरी पढ़ेंगे, जैसे हमने कोल की फॉर्मेशन की स्टोरी पढ़ी थी, वैसे ही पढ़ेंगे, फिर उसको और अच्छे से समझेंगे। चलिए, तो पेट्रोलियम को यूज किया जाता है एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार। तो पेट्रोल तो आप सभी जानते हैं, और आप सबको ये भी पता है कि पेट्रोल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। बिल्कुल सभी जानते हैं। ठीक है, तो हमें पता है पेट्रोल का उपयोग एक ईंधन के रूप में, यानी कि एज अ फ्यूल किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? जो हमारे हल्के स्वचालित वाहन होते हैं, जैसे कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, तो इन सभी में हम पेट्रोल का उपयोग करते हैं, इनको क्या कराने के लिए? चलाने के लिए। ठीक है, तो पहला यूज तो ये हो गया पेट्रोल का। आगे बढ़ते हैं। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक, ट्रैक्टर रन ऑन डीजल। जैसा आप पेट्रोल के बारे में जानते हैं कि पेट्रोल एक ईंधन है, ठीक है, जो हमारे हल्के स्वचालित वाहन हैं उनको चलाने के लिए पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। तो वैसे ही डीजल भी क्या है? हमारा एक फ्यूल है। ठीक है, और डीजल का उपयोग भी क्या किया जाता है? वाहनों को चलाने के लिए किया जाता है। लेकिन कैसे वाहन? जो हमारे भारी मोटर वाहन होते हैं, भारी मोटर वाहन जैसे कि ट्रक है, ट्रैक्टर है, ठीक है, इनमें किया जाता है। इसके अलावा जैसे जनरेटर्स हैं, तो जनरेटर में भी किसका उपयोग किया जाता है? डीजल का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। और पेट्रोल डीजल दोनों हमें किससे मिलते हैं? पेट्रोलियम से मिलते हैं। पेट्रोलियम क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स के साथ ये कैसा नेचुरल रिसोर्स है? समाप्त होने वाला नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? पेट्रोलियम से मिलते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इतना। तो चलिए बच्चों, तो ये बात की हमने पेट्रोलियम की, कि पेट्रोलियम से हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। फिलहाल हमने केवल 2 चीजों के बारे में पढ़ा है, पेट्रोल और डीजल। ये देख लिया है कि पेट्रोल और डीजल का उपयोग कहाँ किया जाता है। वैसे तो हम पहले से ही जानते हैं कि पेट्रोल का उपयोग कहाँ किया जाता है, डीजल का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं कि पेट्रोल का हम उपयोग कहाँ पर करते हैं और डीजल का कहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए इतना। तो चलिए बच्चों, आज हमने कोल के बारे में काफी सारी चीजें डिस्कस की। ठीक है, और पेट्रोलियम को भी हमने स्टार्ट कर लिया है। एक इंट्रोडक्शन देख लिया है कि पेट्रोलियम से हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, कहाँ पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स है और ये एक जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल भी है। अब ऐसा क्यों है वो हम डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।